हर हर महादेव साथियों, KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि अब रेगुलर वीडियो डाला जाएगा, तो उसी की कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे मगध साम्राज्य के शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश का, और उसके बाद में हम फारस और यूनानी आक्रमण भी आज ही देख लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य शुरू होगा। तो बात करें अगर शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी 412 ईस्वी में, और 412 ईस्वी में हुई थी और 344 बीसी तक, ईसा पूर्व के 344 बीसी तक इसका शासन रहा। शिशुनाग वंश में इसका जो संस्थापक था वो था शिशुनाग, और शिशुनाग जो था वो शासक बना 412 ईस्वी में, 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक शासक रहा। अब अगर बात करें तो शिशुनाग कौन था, तो ये जो शिशुनाग था दरअसल ये एक औरस संतान था। कौन था? औरस संतान था। ये किसकी औरस संतान था? ये वैशाली के शासक, वैशाली के शासक और वैशाली की नगरवधु की औरस संतान था। तो देखो, प्रारंभ से ही जब बच्चा बहुत निम्न कुल का होता है और एक गणिका का पुत्र होता है तो उसे कई जिल्लतें सहन करनी पड़ती हैं, तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी खूबियाँ थी और बहुत अच्छे गुण थे। इसी वजह से ये धीरे धीरे एक सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करके, और ये जो अंतिम हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, नागदशक का अमात्य बन गया। और अमात्य जो होते थे ये क्या होते थे? एक मंत्री होते थे। तो इन मंत्रियों को क्या करते थे, ये जो राजा लोग होते थे, ये अपने विश्वसनीय मंत्रियों को एक क्षेत्र संभला दिया करते थे। तो इसको जो शिशुनाग को था, तो उन्होंने नागदशक ने काशी का अमात्य घोषित कर दिया, काशी का अमात्य बना दिया, और ये काशी को संभालता था। लेकिन जैसे ही नागदशक की मृत्यु होती है, तो नागदशक की मृत्यु के बाद में ये जो नागभट्ट था, इसने किस पर अधिकार कर लिया? इसने मगध पर अधिकार कर लिया, और मगध पर अधिकार करके इसने अपने आप को वहां का शासक घोषित कर दिया। तो अब इसके बारे में ये सामान्य जानकारी है। अब इसके जो ऐतिहासिक क्वेश्चनों की अगर बात की जाए तो 3 क्वेश्चन इसके बारे में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 क्वेश्चन इनके ऊपर ये आते हैं कि सबसे पहले इसने राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर वत्स जो क्षेत्र था, वत्स जहां का राजा उदयन था, तो वत्स पर इसने अधिकार कर लिया। दूसरा, इसने जो अवंती प्रदेश था, अवंती को जीत लिया। वत्स और अवंती के पश्चात इसने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, वो क्या किया? इसने जो वज्जी संघ था उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया कि जो वैशाली थी, वैशाली पर ना केवल अधिकार किया, बल्कि वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी भी बना लिया। तो वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया। तो इसके बारे में ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसके बारे में दीपवंश में एक दंत कथा भी प्रचलित है कि नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसका नाम नागभट्ट पड़ा था, और गणिका से उत्पन्न होने के कारण इसका जन्म होते ही इसकी माता इसे झाड़ियों में फेंक देती है। तो ऐसे एक पुजारी वहाँ से गुजर रहा था, तो पुजारी जब गुजरा तो उसने देखा एक बच्चा झाड़ियों में रो रहा था और एक सांप उसके ऊपर फण मारे बैठा था, और सांप के मुंह से दूध की धार उस बच्चे के मुंह में जा रही थी। तो ऐसा कहते हैं, ये दंत कथा है, तो इस कारण इसका नाम नागभट्ट पड़ा था। तो ये दंत कथा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब
जो नाग भट्ट था उसके बाद में शासक बनता है, उसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। और कालाशोक 394 बीसी से लेके 366 बीसी तक शासक रहता है। और कालाशोक के बारे में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका उपनाम। कालाशोक का उपनाम क्या था? इसका नाम था काकवर्ण। काकवर्ण। ये कहां मिलता है अपने को? दिव्य दान पुराण। दिव्य दान और दिव्य दान प्लस पुराण, इन दोनों में इनका नाम क्या मिलता है? काकवर्ण इसका नाम मिलता है। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि इसने अपनी राजधानी वैशाली से वापस पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। अपनी राजधानी जो इनके पिता शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी, तो वो दरअसल डेकोरम था। डेकोरम क्या था कि जहां एक गणिका के यहाँ पैदा हुआ था, एक वैश्या के यहाँ जो शिशुनाग पैदा हुआ था, वो अपना प्रदर्शन दिखाना चाहता था पूरी दुनिया में कि एक गणिका का पुत्र भी तुम्हारे ऊपर राजन शासन कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, कालाशोक ने वैशाली से वापस पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की। राजधानी स्थानांतरित की। अच्छा, और एक इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये था कि इसके शासन के 10वें वर्ष इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में। शासन के 10वें वर्ष पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगति, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के राजगृह में और द्वितीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में कालाशोक के द्वारा आयोजित की गई। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखना। और इसके बाद में जो शिशुनाग वंश है उसके बारे में एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है। इसके बाद में 1-2 शासक और बनते हैं, और जो अंतिम शासक शिशुनाग वंश का था उसका नाम था नंदीवर्धन या महानंदी। नंदीवर्धन या महानंदी। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखना। अंतिम शासक भी याद रखना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में इतिहास में एक नया मोड़ आता है और एक आदित्य वंश आता है जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश ने मगध पर कुल 22 वर्ष शासन किया, और नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद 344 बीसी में शासक बना और 323 बीसी तक यानी 21 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। तो महापद्मनंद के बारे में सबसे पहले उनका उपनाम, अगर उपनाम की बात की जाए तो उनके 2 उपनाम हैं। क्या क्या है? एक है द्वितीय भार्गव, द्वितीय भार्गव, और दूसरा उपनाम है सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक। अब इसके बारे में सबसे पहले यह कहा जाता है कि ये एक शूद्र था। शूद्र था, उस जमाने में क्षत्रिय शासन करते थे, शूद्रों के साथ बहुत ऊंच नीच का व्यवहार किया जाता था। तो पहला क्षुद्र जो नापित अर्थात नाई जाति से था, नापित जो अपने बाल बनाते हैं उस नाई जाति से था। नाई जाति से होने के कारण इसे शूद्र कहा गया। शूद्र, पहला शूद्र शासक था, पहला शूद्र शासक। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार क्षत्रियों ने इनका शोषण किया था उसके प्रतिरोध ने इसने क्या किया, सर्व छत्रांतक इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि यह क्षत्रियों का नाश करने वाला था। किसका नाश करने वाला था? क्षत्रियों का। तो इसने ढूंढ कर क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया, और ढूंढ कर क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया। जिस प्रकार एक इतिहास में एक हमारे भगवान परशुराम हुए हैं, उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। तो इसी प्रकार जो महापद्मनंद थे इन्होंने भी क्षत्रियों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया, इसलिए इसका उपनाम पड़ गया सर्व छत्रांतक। दूसरा इसका नाम था द्वितीय भार्गव,
और द्वितीय भार्गव, भार्गव जो भृगु ऋषि से पैदा हुआ था, और भृगु ऋषि प्रथम भार्गव किसे कहा जाता है? परशुराम को, यह भी याद रखना। प्रथम भार्गव किसे कहा जाता है? परशुराम को। तो पहला भार्गव तो परशुराम था जिसने क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, और द्वितीय भार्गव कौन था? महापद्मनंद। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी दो उपाधियां हैं, उपाधियों के बारे में भी देख लो। इन्होंने दो उपाधि धारण की, एक उपाधि थी एकराट, एकराट, और दूसरी उपाधि थी एक छत्र, एक छत्र। ठीक है, अब इसके बाद में यह कहा जाता है कि यह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था, इस बात का पता हमें किससे चलता है? इस बात का पता हमें कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से चलता है। कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे पता चलता है कि इन्होंने, मतलब महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण करके इसने क्या किया कि वहां एक नहर का निर्माण करवाया था, और न केवल नहर का निर्माण कराया बल्कि वहां से जिनसेन जो वो थे जैन धर्मगुरु, उनकी एक मूर्ति उठाकर ले आया था। तो ये किसका अनुयायी था? जैन अनुयायी था, जैन अनुयायी। किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। इस बात का पता हमें किससे चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से चलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। और हमें इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि इसने एक नहर का निर्माण कराया, नहर का निर्माण करवाया, और क्या किया? और इन्होंने जिनसेन की मूर्ति, जिनसेन की मूर्ति उठाकर पाटलिपुत्र लाया, पाटलिपुत्र लाया। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये था कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के जो लेखक थे, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। पाणिनि इसी के समकालीन थे, इसी के समकालीन बताए जाते हैं। तो पाणिनि किसके समकालीन शासक? पाणिनि किसके और अष्टाध्यायी को संस्कृत की प्राचीनतम व्याकरण कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है? संस्कृत की व्याकरण। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब महापद्मनंद की मृत्यु के बाद में उसके जो 7 पुत्र थे उसमें सबसे छोटा पुत्र जिसका नाम था धनानंद, धनानंद शासक बनता है। जो ये कहा जाता है, एक दंतकथा ये है कि दरअसल उसने स्वयं ने ही, धनानंद ने अपने पिता की हत्या करवाई थी, और ये बात उनके सातों भाइयों को किसी को भी पता नहीं था। उनकी सबसे जो प्रिय बहन थी दुर्धरा, तो दुर्धरा का बड़ा अहम रोल रहता है इस कुल के विनाश में। तो वो कहानी आगे जाके अपन वो करेंगे। तो सबसे पहले धनानंद के बारे में अगर चर्चा की जाए तो धनानंद के बारे में देखो, एक क्वेश्चन तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये किंवदंती है, जबकि हकीकत जो घटना है वो अपने को आम्बी शिलालेखों में, इनमें अपने को पता लगता है कि ये बात ये थी कि जो चाणक्य जो था, चाणक्य धनानंद के दान विभाग का प्रमुख बताते हैं, जबकि चाणक्य को दान विभाग का प्रमुख बताते हैं, जबकि ऐसी किसी घटना का उल्लेख सिवाय, इस घटना का उल्लेख सिवाय पुराणों के हमारे को कहीं भी प्राप्त नहीं होता। तो इसके बारे में जो हकीकत घटना थी वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये सबसे छोटा 7वां पुत्र था। और इसने मगध साम्राज्य का पूर्ण विस्तृत कर लिया। धनानंद पहला शासक था जिसने पूरे 16 महाजनपदों को जीत लिया था।
तो ये जो था इसके सभी 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। इसका जो सेनापति था इसका नाम था भद्रसाल। सेनापति का नाम था भद्रसाल। इसके 2 अमात्य थे, एक अमात्य था एक महामात्य था। अमात्य जो सलाह देने वाला था मंत्री होता था, उसका नाम था शक्तार। और महामात्य, अमात्य से भी जो सबसे बड़ा था, महामात्य की जो उपाधि थी महामात्य, उसका नाम था राक्षस। राक्षस महामात्य, राक्षस होता ना दैत्य, राक्षस महामात्य। बहुत कुटिल था, इसने चाणक्य ने इसे धोखा दिया था। तो इन्होंने चाणक्य का अपमान किया था। ये कहते हैं कि इसने चाणक्य का अपमान कर दिया था और चाणक्य का अपमान किया। दूसरी ओर इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू कर दिए और जनता पर बहुत ज्यादा कर लागू करने के कारण जनता में अविश्वास उत्पन्न हो गया। और इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी के दौरान अर्थात 326 ईस्वी में, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने धनानंद के शासन के दौरान यह आक्रमण किया था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। मगध का राजा कौन था? धनानंद। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब मगध का राजा धनानंद था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हटाकर चाणक्य ने 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम चर्चा करते हैं। अब जबकि विदेशी आक्रमण की बात आई गई तो एक टॉपिक ये भी आता है हिस्ट्री में, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो इसको भी अपन साथ ले लेते हैं क्योंकि यूनानियों का सिकंदर का जो आक्रमण है उससे पहले एक आक्रमण और हुआ था, वो था ईरानी या फारसी आक्रमण। ईरानी या फारसी आक्रमण ये कब हुआ था? हुआ कब था? तो ये हुआ था 520 से 515 बीसी के मध्य। ऐसा कहा जाता है कि 518 बीसी में यह आक्रमण हुआ था। 518 बीसी आपको याद रखना है, ईसा मसीह के 518 जन्म के 518 साल पहले यह आक्रमण हुआ था। अच्छा, इस आक्रमण का यह आक्रमण किया किसने था? और यह आक्रमण किया था डेरियस ने। किसने किया था? डेरियस। डेरियस का दूसरा नाम है दारा या दारिया बाहु। डेरियस, दारा या दारिया बाहु, ये तीनों एक ही नाम है। और ये किसका वंशज था? हकमानी वंशज था। किसका वंशज था? हकमानी। साइरस का उत्तराधिकारी जैसे अपन कह सकते हैं। साइरस मैं भी आपको बताऊंगा, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध साइरस योद्धा होता है। साइरस का वंशज था और साइरस 599 से लेके 529 बीसी तक शासक रहा था। तो ये साइरस का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी कहा जाता है कि सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ मुंह साइरस ने किया था। एक अजय योद्धा था और जेड्रोसिया के रेगिस्तान में वो लुप्त हो जाता है और उसे क्रॉस नहीं कर पाता। जेड्रोसिया माने आज की स्थिति में जो वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत है उसे पहले जेड्रोसिया कहा जाता था। तो जेड्रोसिया को साइरस क्रॉस नहीं कर पाता और उसी का वंशज, उसका उत्तराधिकारी डेरियस 518 में सिंध पर अपना आक्रमण किया। तो इस आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इस आक्रमण की जो डेरियस दारा के जहां आक्रमण था उसकी जानकारी दारा के 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है। आक्रमण की जानकारी के स्रोत क्या हैं? जानकारी के 3 स्रोत हैं, 3 अभिलेख हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नक्शा ए रुस्तम, जिसे नक्शे रुस्तम भी कहते हैं। नक्शा ए रुस्तम जिसे कहते हैं नक्शे रुस्तम। दूसरा अपने को जानकारी मिलती है बेहिस्तून
बेहिस्तून अभिलेख से, और तीसरा अपने को पता लगता है पारसी पोलिस, पारसी पोलिस, जिसे दूसरा नाम है पेरीप्लस, पेरीप्लस अभिलेख। इन 3 अभिलेखों से इसके आक्रमण की जानकारी मिलती है, और यह कहा जाता है कि दारा ने इतना जबरदस्त आक्रमण किया कि सिंधु नदी तक, यानी पंजाब वाला क्षेत्र हुआ, पंजाब क्या हुआ, काबुल हुआ, काबुल, कंबोज, गंधार, इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद में अगले। तो इसने अधिकार किस पर किया? अधिकार सिंध प्रांत पर किया, सिंध प्रांत पर, मतलब जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर वाले भाग पर कब्जा कर लिया, जिसमें क्या क्या थे? एक तो पंजाब था, पंजाब पर कब्जा कर लिया, प्लस कंबोज पर अधिकार कर लिया, प्लस गंधार। इन तीनों क्षेत्रों पर दारा ने अधिकार कर लिया। तो ये सिंध प्रांत में आते हैं। पाकिस्तान में भी पंजाब है, एक पंजाब भारत में भी है, उसी प्रकार एक पाकिस्तान में, और सिंध प्रांत भी वर्तमान में किसमें है? पाकिस्तान में। तो इस पर अधिकार किसने कर लिया? दारा ने अधिकार कर लिया। और सिंध प्रांत को उसने अपने शासन क्षेत्र का 20वां प्रांत घोषित किया। सिंध को कौन सा प्रांत घोषित किया? 20वां प्रांत घोषित किया। ऐसा का 20वां राज्य घोषित किया। मतलब जो दारा जो था, आक्रमण करने आया था, उसके अधीन में कुल 28 राज्य आते थे, 28 प्रांत थे। उन प्रांतों को छत्रक कहते थे। अपने जैसे प्रांतों को राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। भारत में कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं? तो दारा के अधीन कितने राज्य थे? दारा के अधीन कुल 28 राज्य थे, 28 प्रांत थे, 28 प्रांत थे। प्रांत को क्या कहते हैं? छत्रप। प्रांत बराबर छत्रप। और प्रांत को वर्तमान में क्या कहते हैं? राज्य या स्टेट। स्टेट। तो उसके अंदर कितने, उसके अधीन कितने राज्य थे? 28 राज्य थे, कुल 28 राज्य थे। और उसमें पंजाब, सिंध का प्रांत 20 के अंदर शामिल था। सिंध कौन से नंबर पे था? 20वें नंबर पे इसका अधीन था। अब सिंध से उसको क्या मिलता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक इतिहासकार है। इतिहासकार का नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहासकार है। उसने एक बहुत प्रसिद्ध बात कही है। उसने कहा कि यहां से 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। किसको प्राप्त होता था? दारा को प्राप्त होता था। राजस्व यानी कर के रूप में मिलता था। और ये जो सोना था वो उसके कुल राजस्व का 1/3 भाग था, जो उसके कुल राजस्व का 1/3 भाग था। कुल राजस्व का कितना भाग था? 1/3 भाग था। तो इसको समझने की जरूरत है, आप एक बार देख लेना। हेरोडोटस, पहले सबसे पहले इसको समझो, हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। हेरोडोटस, पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना आपको। हेरोडोटस इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का जनक। ठीक है। और इसकी एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हेरोडोटस की। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। समझ रहे हो? पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और इतिहास का जनक कहते हैं। तो हेरोडोटस ने क्या कहा कि यहां से, कहां से? सिंध प्रांत से। कहां से? सिंध प्रांत से 360 टैलेंट सोना। कितना टैलेंट? 360। अब ये टैलेंट क्या होता है? टैलेंट यानी इंटेलिजेंट नहीं, टैलेंट एक मापक इकाई होती है। टैलेंट क्या होती है?
मुद्रा एवं मापक इकाई, मुद्रा एवं मापक इकाई, जैसे 340 किलो सोना, और एक टैलेंट में 32 किलो सोने की ईंट, 32 केजी सोने की ईंट को ईरान में क्या कहा जाता है? एक टैलेंट। समझ में आ गया? एक टैलेंट का मतलब 32 किलो सोने की इतनी मोटी ईंट को ईरान में क्या कहा जाता है? एक टैलेंट कहा जाता है। तो इतनी मोटी मोटी कितनी ईंटें प्राप्त होती थी? 360 ईंटें कहां से लेके जाता था? सिंध से लेके जाता था। कौन लेके जाता था? दारा लेके जाता था। दारा को कर मिलता था, राजस्व मिलता था, टैक्स मिलता था यहां से इतना। और वो टैक्स कितना था? उसके कुल राजस्व का 1/3 भाग था। मानो अगर उसको 100 रुपए कुल पैसे प्राप्त, 100 रुपए उसकी कमाई होती थी, तो 33 रुपए कहां से मिलते थे उसे? 1/3 भाग 33 रुपए कहां से मिलते थे? सिंध प्रांत से मिलते थे। तो सिंध प्रांत इतना बड़ा समृद्ध क्षेत्र था, इसका प्रभाव बाद में बताऊंगा। क्योंकि इतना जब सोना जाने लगा तब लोगों के दिमाग में बैठा कि अपने पूरे 28 राज्यों में, 28 में 27 राज्यों में तो इतना सब सोना मिल रहा है और एक में 1/3 मिल रहा है, तो भारत कितना समृद्ध राज्य होगा। समझ आ रहा है? तो विदेशी आक्रमणकारी और ज्यादा बढ़े इसी वजह से। तो ये याद रखना, 1/3 भाग राजस्व का कुल भाग था जो यहां से प्राप्त होता था। इसके बाद में इसका एक उत्तराधिकारी बनता है जिसका नाम था क्षयार्ष। इसका उत्तराधिकारी का नाम था। और उसने अपनी सेना में, यानी जो ईरानी सेना थी, ईरानी को फारस कहते थे पहले, तो अपनी सेना में भारतीय धनुर्धरों को शामिल कर लिया। और भारतीय धनुर्धरों को क्षयार्ष ने अपनी सेना में भारतीय धनुर्धरों को शामिल किया। भारतीय धनुर्धरों को शामिल किया। क्षयार्ष, याद रखना क्षयार्ष। और जो क्षयार्ष था, उस क्षयार्ष का जेरेक्सस एक उपनाम था। जेरेक्सस इसका उपनाम था। और ये किसका उत्तराधिकारी था? ये दारा का उत्तराधिकारी था। दारा का उत्तराधिकारी। तो इसके बारे में अपन इतना अध्ययन करेंगे। फारसी आक्रमण के बारे में मैं एक बार समराइज कर देता हूं। फारस का जो सबसे पहला आक्रमण किया वो किया था साइरस ने, लेकिन साइरस जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान को पार नहीं कर पाया और वहीं मर जाता है। उसके बाद में उसका शासक बनता है दारा। दारा ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया। न केवल आक्रमण किया बल्कि उसने सिंध प्रांत को जीता। सिंध के साथ पश्चिमी उत्तर भाग जो पंजाब, कंबोज सभी को जीत लिया। तो इसके बारे में अब हमारे को जो जानकारी मिलती है वो 3 अभिलेखों से मिलती है। कितने अभिलेखों से? 3 से, जो मैंने आपको बताया, नक्शे-ए-रुस्तम, इसके अलावा पर्सेपोलिस और इसके अलावा बेहिस्तून। तीनों अभिलेखों से अपने को प्राप्त होती है। तीसरा यह पता है कि इसने सिंध को अपना 20वां राज्य बनाया। उसके पास कितने राज्य थे? 28 राज्य थे। सिंध को 20वां राज्य बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिका में यह लिखा है कि यहां से 360 टैलेंट सोना प्रतिवर्ष कहां जाता था? ईरान जाता था। और एक टैलेंट का मतलब होता है 32 किलो सोने की ईंट, ठीक है, जो उसके कुल राजस्व का 1/3 भाग था, ठीक है। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और इनके पुत्र जो जेरेक्सस यानी क्षयार्ष जो थे, वो अपनी सेना में भारतीय धनुर्धरों को उन्होंने शामिल किया। अब बात आती है कि हमारे को ईरान से क्या मिला? ईरान से क्या मिला? तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देन बताते हैं। अब अगर बात की जाए ईरान या फारस की हमारे को क्या देन है, तो ये पॉइंट पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहली देन की अगर बात की जाए तो अपने को हिंदुस्तान को जो खरोष्टी लिपि मिली है, खरोष्टी लिपि, जो आज भी खरोष्टी लिपि प्रचलित है पश्चिमोत्तर भारत में, आज भी खरोष्टी लिपि प्रचलित है। अरबी भाषा जैसे लिखी जाती है। ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये आज भी हिंदुस्तान में पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित है। तो ये पश्चिमोत्तर भारत में
भारत में प्रचलित है। तो ये किसकी देन है? ये देन है किसकी? ईरानियों की। दूसरी इनकी देन क्या थी? अरेमाइक लिपि। अरेमाइक लिपि ये भी लेखन की लिपि है, ये भी फारस की देन है। अरेमाइक लिपि भी इनकी देन है। और तीसरी इनकी जो प्रसिद्ध देन थी वो थी अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख, स्तंभ लेख, ये जो आएंगे, यानी पत्थर पर जो खुदाने की, पत्थर पर जो लिखाने की कला थी। और आज भी अभी बड़े बड़े जो रोड बनते हैं वगैरह, भवन बनते हैं, उनके ऊपर पत्थर पे खुदाई करके नाम लिखाते हैं। तो अभिलेख पद्धति कहां से प्राप्त हुई? अभिलेख, अभिलेख उत्कीर्णकरण, ये कहां से चालू किया था? ईरानियों से हमने लिया था। किससे लिया था? ईरानियों से लिया था। अभिलेख के अलावा जो राज्य देशों की जो प्रस्तावना थी वो भी कहां से ली गई? वो भी हमने कहां से ली है? ईरान से ली है। और इसके अलावा उसके प्रस्तावना के जो शब्द थे वो शब्द भी हमने ईरान से ही प्राप्त किए हैं। जो राजा जो आदेश जारी करते थे, जैसे अशोक ने जारी किया, सम्राट जो राजा आदेश जारी करते थे, वो ईरानियों की तरह उन्होंने आदेश जारी करना कर दिया। और तीसरी उन्होंने अपन ने क्या लिया है? स्तंभ, जो मतलब भवन स्मारक हैं, भवन व स्मारक निर्माण जो था वो कला भी ईरान से प्रभावित हुई। और विशेषकर क्या है? विशेषकर घंटाकार भवन, घंटाकार भवन, घंटाकार जो मतलब ऊपर जो आप किसी के मकानों के ऊपर देखते होंगे, ऐसे घंटे के आकार का मकान जो बनाते हैं, जो घंटाकार मकान बनाते हैं, यू टाइप, ये घंटाकार जो भवन निर्माण कला है वो हमने कहां से लिए? वो लिए हमने ईरानियों से लिए। तो ये 4-5 उसकी देन है। आप इसको भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, अभिलेख उत्कीर्ण पद्धति, भवन स्मारण, विशेष घंटाकार पद्धति हमने कहां से ली है? ईरान से लिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब इसके साथ ही हम आक्रमण देख लेते हैं, यूनानी आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में हुआ था। इससे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं, कई बार उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आक्रमण से पहले पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो इनके पिता का नाम था फिलिप। पिता का नाम क्या था? फिलिप। इसके पिता का नाम फिलिप सेकंड था, जो 359 से लेकर 335 बीसी तक मकदूनिया का शासक था। और फिलिप के ये संतान थे। तो फिलिप के बारे में कहा जाता है कि फिलिप जो थे वो सिकंदर को बिल्कुल नापसंद करते थे और इन दोनों बाप बेटाओं को बिल्कुल अच्छे से नहीं बनती थी। और ये 35 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गया था सिकंदर। तो इनके पिता का नाम फिलिप था और इनका जन्म, जो पिता का जन्म, इनका सिकंदर का जन्म हुआ था वो 356 बीसी में हुआ था। यानी पिता के शासक बनते ही तीसरे वर्ष इनका जन्म होता है। और जो सिकंदर था वो शासक बना वो 20 वर्ष की आयु में, अर्थात 335 बीसी में 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर शासक बन गया, मकदूनिया का शासक बना। ये कहां का राजा था? ये था मकदूनिया का। कहां का शासक था? मकदूनिया का शासक था। अब बात आती है कि सबसे पहले मकदूनिया को मैसोडोनिया या यूनान भी कहते हैं, ये याद रखना। मकदूनिया, मैसोडोनिया, ठीक है। तो इसके घोड़े का नाम था बुकाफेला। घोड़े का क्या नाम था? बुकाफेला या बुकाफेलस भी कहते हैं, बुकाफेलस। और इसके जो क्या नाम है, इसके गुरु का नाम था अरस्तु। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, ठीक है। तो इसका जो आदर्श, ये सबसे ज्यादा किसको मानता था आदर्श? वो ये दो योद्धाओं को मानता था, साइरस और हरकुलस।
इन दो योद्धाओं को अपना, ऐसे कहते थे कि जो अरस्तु था बड़ा दार्शनिक आदमी था, तो अरस्तु जब भी इसे ज्ञान की बात पढ़ाता तो ये उठ के भाग जाता था, और दौड़ के जब भाग जाता था तो एक दिन अरस्तु ने इसे पकड़ के बिठा लिया जबरदस्ती, और बोला मैं जब भी पढ़ाता हूं तुम्हें, जब भी ज्ञान की बातें बताता हूं, दर्शन की बातें बताता हूं, तुम एकदम भाग जाते हो, क्यों? तो इसने, सिकंदर ने कहा कि गुरुदेव ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बातें पसंद नहीं, लेकिन दरअसल मेरा चरित्र ये नहीं है, मेरा करैक्टर किसी और चीज के लिए बना है। मेरे आदर्श हैं साइरस और हरकुलस। मैं साइरस और हरकुलस जैसा योद्धा बनना चाहता हूं। मैं कोई दार्शनिक नहीं बनना चाहता, दर्शन की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं बहुत अजय योद्धा बनना चाहता हूं, और उनकी छवि लेके ही आगे चलता रहता है। तो इसी तरीके से ये बनता है, और जैसे ही ये शासक बनता है तो अपनी खूंखार छवि में पेश आ जाता है, और उसका सबसे पहला सपना था विश्व विजेता बनना। जिस प्रकार साइरस पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, और मैंने कहा अभी जेंड्रोसिया के रेगिस्तान में ही भटक के रह जाता है और हिंदुस्तान को नहीं जीत पाता, और उसके बाद में उसको दारा जीतता है, दारा प्रथम जीतता है। तो उस टाइम फारस का जो ईरान, फारस या ईरान की अगर बात करें, उस टाइम शासक था दारा तृतीय। कौन था? दारा तृतीय। भारत पर आक्रमण किसने किया था? दारा प्रथम ने किया था, और उस टाइम शासक कौन था? दारा तृतीय था। और याद रखना सिकंदर भी सिकंदर तृतीय है, इससे पहले दो सिकंदर हो चुके हैं, तो ये सिकंदर आप याद रखना सिकंदर तृतीय है, सिकंदर तृतीय। तो सबसे पहले इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो आदर्श हैं उनके राज्य को ही जीत लूं। तो सबसे पहला आदर्श कौन था? साइरस, और साइरस का राज्य कौन सा था? फारस। तो फारस पर इसने आक्रमण कर दिया, और कहते हैं कि फारस पर आक्रमण किया। तो फारस पर आक्रमण, उस टाइम शासक था दारा या डेरियस III, और दारा से एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं अरबेला का युद्ध। अरबेला या ईरान का युद्ध, ईरान का युद्ध। अरबेला के युद्ध में दारा तृतीय मारा जाता है, जो कि 334 से लेके 330 BC, यानी 4 साल तक ये युद्ध चला। और जब अरबेला के युद्ध में ईरान का शासक दारा मारा जाता है तो उसकी जनता ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन सिकंदर ने एक बहुत बड़ा पैगाम देने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए, कहते हैं कि उन आत्मसमर्पण किए हुए सभी योद्धाओं का कत्लेआम कर दिया, ताकि ये दुनिया में फरमान जाए कि सिकंदर के सामने जो भी तलवार उठाएगा वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। अगर तुमने तलवार उठाई है तो तुम खत्म हो जाओगे। ये खौफ पैदा करने के लिए उसने सभी को समाप्त करा दिया। तो याद रखना, फारस पर आक्रमण किया दारा तृतीय पर, अरबेला या ईरान का युद्ध 334 से लेकर 330 पर। अब जब इसने ईरान पर युद्ध किया तो इसकी सीमाएं कहीं ना कहीं भारत से टच हो गई, क्योंकि दारा तृतीय का जो साम्राज्य था वो सिंध प्रांत तक था, भारत के सिंध प्रांत तक। तो इसने सिंध प्रांत तक जब इसने आ ही गया तो इसने अपना अगला विजय देखा, उसने अपना अगला सपना देखा, साइरस के और हरकुलस के सपने को पूरा करना, यानी हिंदुस्तान पर जीत प्राप्त करना। तो उसने खैबर दर्रे को क्रॉस करके और आगे की तरफ ये बढ़ गया, और आगे की तरफ बढ़ के सबसे पहले इसने अफगान और बैक्ट्रिया को जीता। अफगान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, और बैक्ट्रिया प्रदेश है उसको जीता। और वहां पे उसने अलेक्जेंडर ने एक नगर बसाया जिसका नाम था अराकोशियंस। अराकोशियंस, यहां पर कौन सा नगर बसाया? अराकोशियंस। अराकोशियंस को कांधार कहते हैं। कांधार विमान कांड जो हुआ था, अराकोशियंस, जिसे क्या कहते हैं? कांधार नगर बसाया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में सिकंदर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके सामने एक जनजाति आती है जिसका नाम था एस्टस या हस्ती जनजाति। एस्टस या हस्ती जनजाति वह पहली जनजाति थी जिसने लंबे समय तक सिकंदर को रोका। उसने 1 माह, पूरे 30 दिन तक पूरी सिकंदर की सेना को रोके रखा। इससे पहले केवल एक मात्र शासक था जिसने 4 साल तक, ईरान इतना बड़ा साम्राज्य था, उसने 4 साल तक सिकंदर को रोका था, सिकंदर की सेना का सामना किया था।
तो एकमात्र जनजाति जिसने 1 महीने तक सिकंदर को रोके रखा। हालांकि सिकंदर ने पूरी एस्टस या हस्तिस जनजाति को समूल नाश कर दिया, एक एक को ढूंढा और उसका कत्लेआम 40,000 लोगों का कत्लेआम इसने कर दिया। तो इसने 30 दिन तक सिकंदर को रोके रखा। इसके बाद में आगे चलता है और एक नगर आता है जिसका नाम था मसवंती नगर। मसवंती नगर। और मसवंती नगर की अगर बात की जाए तो वहां पे एक रानी थी, एक कोई शासक तो था नहीं, और वहां एक रानी थी जिसका नाम था कृपा रानी। कृपा रानी शासन कर रही थी और कृपा रानी ने अधीनता स्वीकार ना करके सिकंदर से सामना करने की ठानी। इसे और दोनों के आमने सामने एक युद्ध होता है जिसे महिलाओं का युद्ध कहते हैं और वो मस्सक के किले में लड़ा जाता है। मस्सक का किला में मस्सक का युद्ध लड़ा जाता है जिसे महिलाओं का युद्ध भी कहते हैं। मस्सक का युद्ध जिसे क्या कहते हैं? महिलाओं का युद्ध। तो सिकंदर ने एक युद्ध जो पूर्णतः महिलाओं से किया, कौन सा युद्ध था? मस्सक का युद्ध, महिलाओं का युद्ध। और इसमें रानी कृपावती युद्ध करते हुए मारी जाती है। यहां से जैसे आगे बढ़ता है तो तक्षशिला पहुंच जाता है कश्मीर में, और तक्षशिला कश्मीर में पहुंचते ही उसका सामना होता है। तक्षशिला का जो शासक था उसका नाम था आंभी। तक्षशिला का शासक कौन था? आंभी। तो तक्षशिला में उस समय चाणक्य एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था और आंभी वहां का शासक था। आंभी को जब पता लगता है कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए आ रहा है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है और वह भागते हुए दौड़ते हुए जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ के उसके बुका फैला उसके घोड़े के चरणों में अपनी तलवार डाल देता है और आत्मसमर्पण कर दिया। आंबी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आंबी ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके बाद में यहां से सिकंदर थोड़ा आगे बढ़ता है और यहां से जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो घनघोर जंगल में उसके सामने 3 जनजातियां आती हैं। लेकिन 3 जनजातियों में 2 जनजातियों ने अपने आप को समेट लिया और एक जनजाति से उसका सामना होता है। उस जनजाति का नाम था कत्था जनजाति। कत्था जनजाति। कत्था जनजाति का उसका आक्रमण होता है। फिर दूसरी जनजाति जो थी मुल्तान की जनजाति थी जिसका नाम था ओक्सी ड्रेकाई। ओक्सी ड्रेकाई जनजाति, इसने अपने आप को छिपा लिया। और तीसरी जनजाति थी मोंटगोमरी, जो जिला है मोंटगोमरी, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, उसमें पड़ती है मल्लेई जनजाति। तो इन 2 जनजातियों ने अपने आप को छुपा लिया और इसका सामना होता है और इसको सिकंदर ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अब यहां से परास्त करके सीधा सिकंदर आ जाता है और रावी नदी के तट पर आ जाता है और अभी झेलम नदी के तट पे आ जाता है और झेलम नदी के तट पर उसका सामना होता है राजा पोरस से। झेलम नदी के तट पर, और झेलम नदी के तट पर दोनों के भयंकर युद्ध होता है जिसे कहते हैं हाइडेस्पिस या झेलम या वितस्ता का युद्ध। कब होता है? 326 बीसी में। किस किस के मध्य होता है? यह होता है सिकंदर महान और राजा पोरस के मध्य। ठीक है। तो जब सिकंदर झेलम नदी के किनारे आता है तो झेलम का राजा था राजा पोरस, और राजा पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण ना करके उसके सामने हथियार उठा लिए। हालांकि
पोरस की सेना काफी बड़ी थी, सिकंदर की काफी छोटी थी। पोरस के पास हाथी भी थे, इसके बावजूद भी सिकंदर ने उसे करारा शिकस्त दिया। शिकस्त देने के बाद में पोरस को गिरफ्तार करके जब सिकंदर के सामने लाया जाता है तो सिकंदर ने पूछा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ये गाना जो था फिल्मी गाना, ये वहीं से चला है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो ये गाना सबसे पहले किसने गाया था? सिकंदर ने। किसके लिए गाया था? राजा पोरस के लिए। मजाक है, सीरियस मत लेना। तो इसके जवाब में पोरस ने बहुत अच्छा शानदार जवाब दिया। उसने कहा कि तुम मेरे साथ वही व्यवहार करो जो एक शासक दूसरे राजा के साथ करता है। अर्थात एक राजा जब दूसरे राजा को हरा देता है तो उसका कहीं ना कहीं हत्या करवा देता है, तो आप मेरी हत्या करवा दो। तो सिकंदर इस जवाब से बड़ा संतुष्ट हुआ और उसने उसको छोड़ दिया और उसको वापस उसका राज्य दे दिया। सिकंदर जब उसका राज्य देके और आगे बढ़ता है और इन तीन जनजातियों से उसका कत्था जनजाति से जो उसका मुकाबला होता है और यहां से वो रावी नदी के तट पर पहुंच जाता है। तो रावी नदी के तट पर पहुंचकर बहुत बुरी तरह थक जाता है। रावी नदी के तट पर अब यहां सिकंदर के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। 335 में जब वो शासक बना था, उसी टाइम 18, 20 साल के, 16 साल के लड़कों को लेके चला था और 10 साल हो गई अपनी घर से, दुनिया से एकदम दूर। 20 साल के 30 साल 35 साल तक के बच्चे वो बूढ़े में परिवर्तित हो गए। उनकी ना शादी हुई ना कुछ, कोई बीमार हो गया। 15 साल से लगातार युद्ध कर रहे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, 24 घंटे सिर्फ युद्ध में। उसकी सेना का एकदम मनोबल गिर गया। और दूसरी ओर जब कत्था जनजाति ने उसका भयंकर सामना किया, तो भयंकर सामना करते हैं तो ये उसकी सेना में ये प्रचलित कर दिया गया कि मगध का जो राजा है धनानन, वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। जनता का एकदम मनोबल गिर गया। वो एकदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वहीं पे सिकंदर रुक जाता है। काफी लंबे समय तक वहां पे रुके रहा। ऐसे कहते हैं कि 19 महीने तक हिंदुस्तान में रुका था सिकंदर। सिकंदर हिंदुस्तान में कितने महीने रुका था? 19 माह रुका था। तो उसने रावी नदी के तट पर उसने क्या किया कि 12 वेदियों का निर्माण किया यज्ञ के लिए। यज्ञ हेतु 12 वेदियों का निर्माण किया। 12 वेदी, विशाल वेदियों का निर्माण किया और उसमें हवन कुंड कराया, यज्ञ वगैरह करवाया। अब कहीं ना कहीं सिकंदर भी टूट गया था। तो उसने एक ज्योतिष को बुलाया और कहा कि आप मेरे को यह देख के बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी। तो उसके ज्योतिष ने जैसे उसका हाथ देखा, वो समझ गया इसकी मृत्यु जस्ट नजदीक है। तो अब सीधा तो कोई कह नहीं सकता। तो उसने कोड वर्ड में कहा कि महाराज, जब ये धरती तुम्हें सोने की लगे, आसमान तुम्हें, धरती तुम्हें लोहे की लगे और आसमान तुम्हें सोने का नजर आए, तो समझ लेना वो तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तो ऐसा सोच के सिकंदर सोचता है कि ऐसा कभी वक्त आएगा नहीं और मेरी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। सिकंदर अपने आप को अपोलो का पुत्र कहता था। अपोलो ग्रीक और यूनान को जो देवता होता है, सूर्य भगवान, जो हमारे सूर्य भगवान होता है, वहां अपोलो होता है। तो अपोलो का पुत्र कहता था स्वयं को। वो कहता था कि मैं एक देवता का पुत्र हूं, मेरे अंदर देवता का खून है और मेरे पिता मेरे ऊपर इसलिए जलते हैं क्योंकि मैं अपोलो का पुत्र हूं। मैं फिलिप का पुत्र नहीं हूं, मैं अपोलो का पुत्र हूं, मैं कभी मर नहीं सकता। तो उसकी सेना में ये जो डायलॉग थे वो बड़ा साहस बढ़ते थे। 12 वेदियों का इसने निर्माण कराया और इसकी सेना ने जब जाने से इनकार कर दिया तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था कोनोस। सेनापति का नाम क्या था? कोनोस। और कोनोस के समझाने पर आगे बढ़ने से रुक गया। कौन? सिकंदर। सोचा कि चलो ठीक है, अपन घर चलते हैं, एक बार थोड़ा नहा धो के खा पी के वापस आके आक्रमण कर लेंगे, हिंदुस्तान कहां जाएगा। तो यहां से सेनापति का वहां मन हो जाता है किसका? सिकंदर का वापस लौटने का। दरअसल जो सिकंदर थे, इसके 2 प्रमुख सेनापति थे, इनको भी याद रखना।
और बहुत प्रसिद्ध सेनापति थे। सेना देखना, ये नजर आ रहा है। सेना में दो सेनापति थे, एक जल सेना थी और एक थी थल सेना। जल सेना का इसका जो सेनापति था वो था नियारकस, और ये तो एक घोड़ा था। नियारकस इतना शक्तिशाली आदमी था, ऐसे कहते हैं कि झेलम नदी के जो रावी नदी का ये पानी आ रहा था उसके विपरीत धारा में जाके आक्रमण कर दिया था इसने। ना केवल आक्रमण किया बल्कि घोड़ों को भी ले गया विपरीत दिशा में। ये पानी इधर बह रहा है, बाढ़ आ रही है, जानते हो जब बाढ़ आती है तो आदमी वैसे ही पीछे हट जाता है, लेकिन बाढ़ में विपरीत दिशा में जाके, और इसने किस पर आक्रमण कर दिया था? इसने वितस्ता, ये राजा पोरस पर आक्रमण किया था। याद रखना, झेलम को वेदों में वितस्ता नदी कहा गया। झेलम को कौन सी नदी कहा है? वितस्ता नदी, इसलिए इसे वितस्ता का युद्ध कहते हैं। जो युद्ध जहां पे लड़ा जाता है उसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे सापरा में कोई युद्ध लड़ा गया तो सापरा का युद्ध, जयपुर में लड़ा गया तो जयपुर का युद्ध, बयाना भरतपुर में लड़ा गया तो बयाना का युद्ध, हल्दी घाटी राजसमंद में लड़ा गया तो हल्दी घाटी का युद्ध। जो युद्ध जहां पे लड़ा जाता है जिस स्थान पे, वो उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसे झेलम का युद्ध कहते हैं। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता नदी, तो वितस्ता का युद्ध कहते हैं। और झेलम को यूनानी लेखकों ने क्या लिखा है? हाइडेस्पिस, तो इसे हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसके जो थल सेना थी, उस थल सेना का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो इसके ये दो सेनापति थे, ठीक है। तो जल सेना और थल सेना। अब इसके बाद में आते हैं कि 19 महीने ये हिंदुस्तान में रुका, 12 वेदियों का निर्माण किया। और इसके अलावा इसमें एक चीज और याद रखना कि जो सिकंदर था वो अपने साथ दो चीजें लेके गया था। पहला तो क्या, ये हिंदुस्तान से मोर लेके गया था। हिंदुस्तान से मोर, पिकॉक मोर ले गया। और अपने साथ एक दार्शनिक लेके गया था जिसका नाम था कालानस दार्शनिक साथ ले गया। दार्शनिक था, बहुत बड़ा विद्वान था, साथ ले गया था। अच्छा, और याद रखना, ऐसे कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था मंडानिस सिकंदर से मिला था और मंडानिस से काफी हद तक प्रभावित हुआ था। सिकंदर से कौन मिला था? मंडानिस मिला था, ठीक है। और इसने वैसे तो कुल मिला के 5 नगरों का निर्माण करवाया था, 5 नगर बसाए थे। दो तो अलेक्जेंड्रिया था, एक बुकाफेला अपने घोड़े के नाम पे बुकाफेला नगर बसाया था, एक निकोया, और एक मैंने अभी आपको कंधार बताया था, अलेक्जेंड्रिया वो। तो ये 3 कुल मिला के 5 नगर बसाए थे इसने। कौन कौन से नगर बसाए थे? बुकाफेला नगर, अपने जो घोड़ा होता है, घोड़े की याद में, जब घोड़ा की मृत्यु हो जाती है तो घोड़े की मृत्यु की याद में बुकाफेला नगर बसाया। दूसरा निकोया नगर, निकेया विजयनगर जो है मुल्तान में पाकिस्तान में है, निकेया नगर जिसे अपन विजयनगर कहते हैं, मुल्तान में है ना। दो अलेक्जेंड्रिया थे, एक अफगानिस्तान में था, एक बलूचिस्तान में था, एक अलेक्जेंड्रिया। वो टोटल 5 नगर इसने बसाए थे। और इसकी मृत्यु जो होती है वो 326 ईस्वी में हो जाती है। मृत्यु 326 बीसी में बेबीलोनिया में हो जाती है। बेबीलोनिया में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु किस प्रकार होती है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। और इसके साथ 2 विद्वान आए थे, जैसे अपने ये 2 दार्शनिक हैं तो इनके साथ भी 2 दार्शनिक आए थे, उनका भी आप याद रखना, साथ आए। सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे? 2 दार्शनिक आए थे, देख रहे। पहला दार्शनिक का नाम था आनेसिक्रेटस। पहले दार्शनिक का नाम क्या था? आनेसिक्रेटस। एक दार्शनिक तो ये इसके साथ आया था। और दूसरा दार्शनिक का नाम था अरिस्टोबुल्स। अरिस्टोबुल्स। ये 2 दार्शनिक सिकंदर के साथ आए थे। तो साथ कौन कौन आए थे? अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स। और अपने साथ किसको लेके गया? अपने साथ किसको लेके गया था?
कालानस को लेके गया था और भारतीय किस दार्शनिक से प्रभावित हुआ था? मंडानी से प्रभावित हुआ था। यह बौद्ध भिक्षु था, मंडानी से भिक्षु प्रभावित हुआ था और ये इसके साथ चले जाते हैं। अब लास्ट बात आती है कि इसकी मृत्यु कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जब अपनी आधी सेना को उसने थल सेना जल सेना को नियाकर्ष के साथ जल के माध्यम से भेज दिया और आधी सेना सेल्यूकस के साथ जब जा रहा था तो उसका सामना अब मुल्तान और मोंटगोमरी की आक्सोडेक्राई और मेल्लाई जनजाति से हुआ। अब जनजाति में यह माहौल बन गया कि सिकंदर उनके ऊपर आक्रमण करेगा, तो जनजाति ने खुद ही किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? सिकंदर पर। हालांकि इसमें जनजाति का विनाश होता है लेकिन सिकंदर पूरी तरह जख्मी होता है, उसे होश हवास नहीं रहता, उसके भयंकर ज्वर चढ़ने लग जाता है और कोई कहता है कि सिकंदर की मृत्यु पीलिया या मलेरिया से हुई थी। यहां से सिकंदर को कोई होश नहीं रहता और अर्ध बेहोश की अवस्था में वहां से रवाना हो जाता है। जब सिकंदर को होश नहीं था उसी दौरान एक बार वो कहता है कि मेरे को बाहर ही लिटा दो। जब बाहर लिटाने के लिए कहता है तो उसका सेनापति क्या करता है कि बिछाने के लिए कुछ रहता तो नहीं है, तो उसने अपना जो कवच था कवच उखाड़ा और उसको सीधा करके और उस कवच के ऊपर लिटा दिया। और कवच के ऊपर लिटा दिया तो थोड़ी देर बाद उसे धूप लगने लग जाती है। सर्दी में जैसे आप सभी को धूप लगने लग जाती थी 5 मिनट बाद, जब उसे धूप लगती है तो वो क्या करता है कि उसने एक सोने का छाता लाया और उसके ऊपर रख दिया और सोने का छाता जैसे लाया उसके ऊपर रखा तो सिकंदर की आंखें खुलती है। आंखें जैसे खुलती है तो वो देखता है अपने आंख के ऊपर उसने सोने का आसमान नजर आता है और वो नीचे देखता है तो उसे लोहे की जमीन नजर आती है। तो वही कहता है ये सोने की जमीन और लोहे की जमीन और सोने का आसमान कैसे हो गया? ये बात कहते हैं उसके वो भविष्यवाणी याद आ जाती है कि जिस दिन तेरे को लोहे की जमीन और सोने का आसमान नजर आए समझ लो वो तुम्हारा अंतिम समय है। उसी टाइम सिकंदर ने अपने सभी सैनिक साथियों को बुलाया और कहा कि मेरा अंतिम समय नजदीक है और मैं तुम्हारे सहयोग के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अपने जाने से पहले अपनी 3 इच्छाएं व्यक्त करना चाहता हूं। तो 3 इच्छाएं कौन कौन सी हैं? तो सिकंदर कहता है कि सबसे पहले जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे को कंधा कोई भी नहीं देगा, कोई सैनिक नहीं देगा, मेरे वैद्य मेरे को कंधा देंगे। कि ठीक है साहब। दूसरी इच्छा क्या है? तो दूसरा उसने कहा कि जब मेरी जनाजा निकाला जाए तो मेरे जनाजे के आगे सोने चांदी वगैरह बखेरे जाए। ठीक है। और तीसरी यह है कि जब मेरे को जलाया जाए उस वक्त मेरे दोनों हाथों को मेरी जो काठी रहेगी उससे बाहर निकाल दिया जाए। तो ये बात वो सेल्यूकस निकेटर उसके कदमों में झुमके के सर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन आप इसका अर्थ बताओ कि आप ये ऐसा क्यों करवा रहे हो? तो सिकंदर ने कहा कि मैंने पूरी दुनिया से एक झूठ बोला कि कभी भी मेरी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि मैं अपोलो सूर्य का पुत्र हूं। ये झूठ था और ये जो राजवैद्य मेरे को उठा के लेके जाएंगे, जब मेरे जनाजे को कंधा देंगे तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि दुनिया का चाहे कितना ही बड़ा वैद्य क्यों ना हो लेकिन मृत्यु को टाल नहीं सकता। फिर जब तुम उसको बखेरोगे तो ये दुनिया में मैसेज आएगा कि कोई भी धन दौलत जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो तुम्हें कोई भी धन दौलत तुम्हारे को बचा नहीं सकती। और लास्ट में जो हाथ बाहर निकालोगे इसका मतलब ये होगा कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। सिकंदर का ये सुन के उसके सभी सेना में कोहराम मच जाता है, रोने लग जाते हैं और बेबीलोनिया में पहुंचते पहुंचते सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और इतिहास का एक अजय और वीर योद्धा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे मौर्य साम्राज्य के लिए। तब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं साइड में हो जाता हूँ और ये कंप्लीट हो। आप मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे।